नमस्कार मित्रों, आज 28 मई है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ये 28 मई को मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाने का आशय ये है कि सामान्यतः मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है, तो इसीलिए 28 तारीख को ये मनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पुराना दिन से नहीं मनाया जा रहा। 2014 ईस्वी से जर्मन बेस्ड एनजीओ ने इसको शुरू किया था और धीरे धीरे ये पूरे संसार में मनाया जाने लगा। इसके मनाने के पीछे कुछ आशय है और इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि आपको ये सुन के आज ये लग सकता है कि एक पुरुष होकर के और मैं एक पुरुष चिकित्सक होकर के ये इस टॉपिक को क्यों चुना हूँ। ज़रूरी है क्योंकि ये टैबू है और इसमें होता ऐसा है कि एक पुरुष एक पिता भी होता है, एक पुरुष एक भाई भी होता है, एक पुरुष एक पति भी होता है, एक पुरुष एक बेटा भी होता है। तो ये सब चीज़ों में हमारे आसपास महिलाएं हैं, तो उनको अगर हम इसका नॉलेज नहीं रखेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि वैसे कंडीशन में उनको हम सही सलाह नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते उनकी सेहत को खतरा हो सकता है, उनकी भावनाओं को खतरा हो सकता है, उनका इमोशंस डिस्टर्ब हो सकता है और एक स्त्री के नाते उनका जो सम्मान होना चाहिए, उनका जो अधिकार होना चाहिए, उस पर कहीं न कहीं वो आंच ला सकता है अगर हम जो पुरुषों को इसके संदर्भ में ज़्यादा जागरूक नहीं करें। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम एम्प्लॉयर हैं और हमारे एम्प्लॉय काम कर रही है, तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ रहेंगे तो हम उनका दर्द नहीं समझ पाएंगे और हो सकता है कि उसके चलते ये हम प्रोडक्टिविटी ठीक से नहीं ले पाएँ और अपने पारिवारिक जीवन में और भी कई दूसरे प्रकार की समस्याओं को जन्म दे दें। तो इसीलिए इसकी जागरूकता और इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो 28 मई है, तो बेसिकली ये दिवस मनाने का कंसेप्ट क्या है कि अवेयरनेस जगाना, उसके बारे में लोगों को और ज़्यादा तथ्य को बताना, क्योंकि लोग उसके बारे में हर चीज़ नहीं जानते, सुनी सुनाई धारणाओं पर लोग विश्वास करते हैं। अब इसका क्यों शुरू किया गया? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक टैबू आज के डेट में बन गया है, बल्कि जो टैबू वर्ड है वो भी मेंस्ट्रुएशन से ही बना है। तो इस हद तक टैबू है कि जो टैबू वर्ड है वो भी मेंस्ट्रुएशन से ही बना है। तो इसीलिए इसको तोड़ना ज़रूरी है। तो नॉलेज से आप हर अंधकार को जो है कि ख़त्म कर सकते हैं। ज्ञान के प्रकाश से आप हर अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जिस दौरान महिलाएं, पहले तो ये जान लीजिए कि मेंस्ट्रुएशन है क्या। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि मनुष्यों में कोई रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होता, कोई महीना नहीं होता जैसे कि जानवरों में होता। जानवरों में क्या होता कि किसी खास समय में जब बारिश ज़्यादा होता, जब ज़्यादा पेड़ पौधे और भोजन उपलब्ध रहता, तो ज़्यादातर रिप्रोडक्शन उसी समय में होता, और ताकि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो उसको भोजन अशुद्ध मात्रा में उपलब्ध हो। ज़्यादातर एडवर्स कंडीशन में रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन चूँकि इंसानों में ये हमेशा हर मौसम में जारी रहता है, तो ओवुलेशन जो होता है ये स्त्रियों में, और ओवुलेशन यानी कि जो एग निकलता है और पुरुष का शुक्राणु उससे मिल करके फर्टिलाइज करके फिर वो एम्ब्रियो तैयार होता है, बच्चा तैयार होता है, वो कोख में यानी कि गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में। तो यूट्रस क्या करता है कि जब भी ओवुलेशन होता है वो अपनी तैयारी शुरू कर देता है, और कि भाई जब भी एम्ब्रियो बने यानी कि जब निषेचन हो यानी कि ओवम और शुक्राणु का जब मिलन हो, तो उसके बाद एम्ब्रियो को अच्छे तरीके से इम्प्लांट करने के लिए बेड तैयार होने लगता है। यूट्रस में बहुत सारे वो नया ब्लड वेसल्स और नए डेसिडुआ बोलते हैं टिश्यू जो है कि बनने लगते हैं, ताकि उसका इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके, प्लासेंट्रक्स का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। लेकिन जब किसी में ओवुलेशन तो हर महीने होता है या कभी कभी अल्टरनेट महीने होता है, तो जब आप ओवुलेशन हुआ और शुक्राणु नहीं मिला यानी कि गर्भावस्था नहीं हुआ, तो वैसे केसेस में जो तैयारी करके रखता है यूट्रस, उस एक्स्ट्रा टिश्यू जो बना देता है उसको डिस्पोज ऑफ कर देने की प्रथा ये शरीर में मैकेनिज्म है कि उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है।
और वो निकल जाता है। बेसिकली जो निकलता है वो रक्त रहता है, और जो यूट्रस का जो अंदर का एंडोमेट्रियम है, यानी कि अंदरूनी जो सतह है, मेम्ब्रेन है, वो ही निकलता है उसमें, और उसमें बैक्टीरिया भी रहता है। और अगर आप देखिएगा मेंस्ट्रुअल, तो करीब करीब एक सामान्य स्त्री में अगर आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलता है मेंस्ट्रुएशन का फेज, तो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 80 ml तक खून निकलना चाहिए, यानी कि एक बार में करीब करीब 20 से 30 ml स्राव होता है। कभी कभी उससे कम भी होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी होता है, आधा लीटर तक हो सकता है। तो यदि किसी को पैथोलॉजी है, बीमारी है, तो ऐसे केसेस में वो ज़्यादा भी स्राव हो सकता है उस दौरान। तो उस लिमिट को लेकिन समझना चाहिए। सामान्यतः जो एक एवरेज महिला में जो है कि ये मेंस्ट्रुएशन जो है शुरू हो जाता है करीब करीब 13 साल की उम्र में, मेनार्की उसको कहते हैं, जबकि स्त्री पहली बार मासिक धर्म के ये से गुजरती है। और जो अगर आप किसी फैमिली में ये जागरूकता ना रहे तो उससे दिक्कत क्या होता है कि उसको फिर वैसे कंडीशन में जब अचानक उसको ऐसा होने लगता है, तो अगर माता पिता दोनों सचेत ना हो तो कई बार लड़कियां टूट जाती हैं, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये हमको कोई बीमारी पकड़ लिया। तो ये बताने की आवश्यकता है कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और इससे कोई ये सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और उसके में जो ट्रबल हो सकता है, यदि आप भी एंटीसिपेट किए हुए हैं, यदि आपको भी पता है, तभी आप सलाह दे पाइएगा कि क्या क्या लक्षण आ सकता है। आजकल प्यूबर्टी जल्दी होने लगा है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं और शारीरिक श्रम बहुत कम होने लगा। तो इसी वजह से आजकल प्यूबर्टी धीरे धीरे करके प्रति डिकेड करीब करीब 6 महीना घटते जा रहा है। जो काम करीब करीब 13.5 साल में हुआ करता था, अब घट करके 12 साल, 11 साल, 10 साल में भी शुरू हो जा रहा है। उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। तो ये जो है कि हमारे खान पान की वजह से ऐसा संभव हुआ है। तो जब भी ये होने लगता है, तो अभी चूंकि दिनचर्या बदल गया, तो इसी वजह से बहुत सारा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, यानी कि जब भी मेंसेस शुरू होता है तो वो पेड़ों में दर्द होना, बुखार होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब लक्षण, कभी कभी हल्का सा फीवरिश जैसा लगना, पेड़ों में दर्द होना, ये सब जो है लक्षण सामान्यतः आ सकता है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि इस दौरान महिलाओं को ये बेसिकली अछूत माना जाता था कि भाई उस दौरान वो उनको कहीं भी जाना अलाउड नहीं रहता था, कि ना मंदिर जा सकते, ना कुछ काम शुरू कर सकते, घर में केवल रहना है, और जो है कि अपने मासिक के स्राव को भी ऐसे जगह डिस्पोज करना है जहाँ पर कोई पुरुष देखे नहीं। तो ये जो बनाया गया था, उस दौरान बिल्कुल अलग थलग रहता था। उसका एक कारण था, उसका कारण था कि उस दौरान वो रेस्ट उनको दिया जाता था, किसी तरीके से कोई उनको टोके नहीं, कोई बोले नहीं, तो उनको छुप छुपा के रहना पड़ता था। ये उस दौरान का ये था जब लोगों को के जीवन में काम कम था और लोग कोऑपरेट करते थे, उसको उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने का व्यवस्था रहता था। लोग उनको उस मतलब अगर कोई महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। ये सामान्यतः प्रथा बनाया गया था, क्योंकि उस दौरान महिलाएं उतनी काम नहीं, मतलब जो बाहरी कामों में नहीं रहती थी, ज़्यादातर घरेलू काम में रहती थी, तो नौकरियां वगैरह वो सब नहीं करती थी महिलाएं, घर को ही संभालती थी। तो उनको एक दिया जाता था कि भाई आप आराम कीजिए। बेसिकली वो उसी का एक तरीका था, लेकिन आगे चल कर के वो उसी तरीके को दुनिया बदला, परिवेश बदला, लेकिन वही सोच अभी भी जारी है। और अभी भी महिलाओं को खुद अच्छे से घर की महिलाएं देखा जाता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम लोग को भी पूछती हैं कि सर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो आप बताइए कि कुछ दवा बताइए जिससे कि मेंस्ट्रुएशन रुक जाए। हालांकि अब तो ये नॉलेज हर घर में कोई ना कोई दादी माँ या फिर वो सब लोग को पता है कि मेंसेस रोकना है तो कौन सा दवा खाना है। वो अगर कुछ पर्व, मान ली कोई व्रत आने वाला है तो उस दौरान वो दवा खा लेती हैं ताकि मेंसेस रुक जाए और वो उस जो है कि पर्व को निभा सकें। लेकिन इसका जो बेसिक पर्पस था कि भाई आप महिला को बिल्कुल आज़ादी दीजिए ताकि वो इस जो कठिन माहौल है उसको वो कोई उसको देखे नहीं, उसको कोई टोके नहीं, वो अपने ढंग से वो प्राइवेटली उस जीवन को, उस पीरियड को गुजार सके। पर्पस ये था। लेकिन अब उसका क्या है कि उसको
वो अभी भी जारी है, उस गलत ढंग से जारी है और उसको टैबू बना दिया गया है कि बहुत सारे मंदिरों में तो लिखा रहता बाहर में कि जिनका मेंस्ट्रुएशन चल रहा हो वो इस कृपया कर यहाँ प्रवेश ना करें। तो बेसिकली ये गलत है, क्योंकि जो परिवेश बदला है तो उसको उस ढंग से नहीं देखना चाहिए कि वो अछूत हैं या फिर वो इस प्रकार की। ये बेसिकली ये बनाया गया था कंसेप्ट कि लोग उनके प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी नहीं करें। अगर कोई पुरुष भी है तो उनकी वाइफ को अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उस दौरान वो सेक्स की इच्छा जाहिर ना करें। ये बनाया गया था कि उनको आराम देने के लिए, ताकि वो उस मूड में नहीं हैं और आप उनको जो है कि चूँकि वो आपकी वाइफ है इसलिए वो मना नहीं कर सकती, इसलिए जो है कि आप समाज ही एक नियम बना दिया कि भाई उनको आप अलग छोड़ दीजिए। ये उनकी भलाई के लिए था, लेकिन आज के दिन में ये एक टैबू बन गया है और वो उनके लिए खराब के रूप में देखा जा रहा है कि अच्छे से अच्छे घर में लोग इसको पालन करते हैं और ये सोचते नहीं कि हम जो मेंस्ट्रुएशन को रोक रहे हैं, ये रोकने से जो भी हम दवा ले रहे हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर ज़्यादा खराब इफेक्ट हो सकता है। बगैर ये सोचे वो कुछ न कुछ पिल्स, हार्मोनल टैबलेट खा करके इसको रोकने का प्रयास करती हैं और उससे वो नुकसान भी, लॉन्ग टर्म में नुकसान भी झेलती है। जबकि ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सैनिटेशन बस ज्ञान होना चाहिए और उसके अनुसार से जो है कि आपको डील करना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पीरियड कर, क्योंकि अब स्त्रियाँ हर जगह काम कर रही हैं तो उनको अब जैसे कि मान लें उनको अगर दौड़ना है और उनका मेंसेस शुरू हो गया, अब दौड़ का देर तो नहीं बदल सकता, इसलिए वो अपना उसी अनुसार वो, अब विज्ञान इतना तरक्की कर लिया है कि भाई उनको ऐसा चीज़ मिला हुआ है कि उसको लगा के आप वो सब काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और तो और कहा जाता है कि आप अगर कोई ऐसा इच्छा हो तो आप सेक्स भी कर सकते हो उस दौरान, उसका कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो इस टैबू को तोड़ने की आवश्यकता है। अब कुछ तथ्य पर भी नज़र डालिए कि क्यों इसके लिए जो है कि लोग बोलना शुरू किए, क्यों 2014 से पूरे संसार में इस दिवस को मनाने की प्रथा चल पड़ी। उसके पीछे कारण ये है कि लोगों का कहना है कि बहुत सारी बीमारियां जो महिलाओं में हो रही हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ठीक से मेंटेन नहीं करने के चलते देखा जा रहा है कि वो हो रही हैं और उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए अगर हम वो ज्ञान दे दें तो फिर वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी आप ये तथ्य देख के दंग रह जाइएगा कि अभी भी भारतवर्ष में केवल 12% महिलाएं ही ये पैड का यूज करती हैं। सैनिटरी पैड यूज करने वाली महिलाएं केवल 12% हैं और करीब 60% महिलाएं अभी भी कपड़ा को यूज करती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अभी भी कपड़ा को यूज करती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब कपड़ा में अंदर में कॉटन डाल देती हैं। कभी कभी तो जो गोईठा होता है, जो ये गाय के ये गोबर से जो केक सुखा देते हैं तो गोईठा बनता है, गोईठा को वो रुमाल के बीच में लपेट करके उसको भी यूज करती हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्बिंग मीडिया होता है। कभी कभी राख भर देते हैं और राख को भी भर करके उसको भी यूज करती हैं। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो सोख ले। ज़्यादातर आप मोटा मोटी समझिए तो 4 से 5 चम्मच स्राव एक दिन में होता है, अगर हेल्दी वीमेन है तो आप वो सोचिए कि उतना उनका स्राव होता है। लेकिन अब क्या है कि विज्ञान ने अच्छा सैनिटरी पैड मार्केट में आया है। हालांकि क्योंकि होता क्या है कि प्रतिदिन करीब 2-3 पैड बदलना पड़ता है, तो आप सोच के देखिए एक दिन में अगर 4 पैड भी कोई महिला बदलती है तो एक मेंस्ट्रुएशन में करीब 20 पैड उसका बदलेगा। आप अगर जोड़िएगा तो करीब 11,000 पैड लाइफ टाइम में एक महिला को यूज होता है। तो ये ह्यूज अमाउंट है। और अगर आप कॉस्ट भी जोड़िएगा तो आप देख लीजिएगा, देख सकते हैं कि 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक भी अलग अलग क्वालिटी का पैड उपलब्ध है। तो वो कभी ये एफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं, उनके पास अगर पूछिएगा तो बताएंगे कि कुल जमा 2-3-4 साड़ी है। तो कभी लोग उसी को फाड़ करके भी यूज कर लेते हैं ये पैड के रूप में। तो ये हमें अब होता क्या है कि हम जैसे सपोज कीजिए कोई महिला है जो खेत में काम करती है या मजदूर का काम कर रही है, मनरेगा में काम कर रही है। अब अगर हम उनको पैड का ज्ञान देंगे तो वो लोग क्या करती हैं, अपना नॉर्मल कपड़े को ही वो पैड के रूप में यूज कर लेती हैं। अब वो कंटिन्यूस मेहनत कर रही हैं। अब जब वो पैड यूज करेंगी तो जो सैनिटरी पैड मार्केट में मिलता है तो उसमें दिक्कत क्या है, उन लोगों के लिए वो दिक्कत भी हो सकता है। क्यों दिक्कत हो सकता है? क्योंकि वो जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक इलास्टिक होता है जो कि बिल्कुल सीपेज से बचाने के लिए,
वैसे तो कॉटन रहता है, लेकिन उसमें कुछ प्लास्टिक मटेरियल भी रहता है जो कि सीपेज से बचाता है। तो वो प्लास्टिक मटेरियल बिल्कुल ही उस एरिया में वो जो है कि हवा पास नहीं करने देगा, उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसी वजह से वो लोग अपना ये सिंपल कपड़ा भी यूज करती हैं, तो वो उनके लिए वो सही हो सकता है। यही कारण है कि आज भी 60% महिलाएं खासकर गांव में, लेकिन लोग सोचते हैं कि उसके चलते उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ स्टडी आया है जिसमें चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलते हैं। भारत में ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू यूएस, और तो ऐसा देखा गया है कि लोग सोचते थे कि जो ग्रामीण खासकर इंडिया में ज़्यादा होना चाहिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। मिनोरेजिया कहते हैं कि जब ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगे तो उसको मिनोरेजिया कहा जाता। मिनोरेजिया का इंसिडेंस और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का इंसिडेंस जब देखा गया, कंपेयर किया गया वेस्टर्न सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में, तो देखा गया कि वेस्टर्न सोसाइटी में मिनोरेजिया ज़्यादा है और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडिया, नंबर 1 तथ्य। और इंडिया में भी रूरल पॉपुलेशन और जो अर्बन पॉपुलेशन में कंपेरिजन किया गया मिनोरेजिया और इसमें जो है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, तो चौंकाने वाला नतीजा आया है कि गाँव के महिलाओं में मिनोरेजिया और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कम देखा गया इन कंपेरिजन टू शहरों के। तो इसका कारण लोग जो पता लगाने का प्रयास किया, तो उसमें एक कारण, बहुत बड़ा कारण है कि गाँव में महिलाएं श्रम ज़्यादा करती हैं कंपेरेटिवली। हालांकि आजकल गांव को भी शहर जैसा बना दिया गया, खुले में शौच रोक दिया गया, ज़्यादातर काम अब मशीन से होने लगा। तो लेकिन फिर भी अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो गांव में कंपेरेटिवली काम ज़्यादा कर रही हैं। तो जो महिलाएं काम करते रहती हैं और वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही हैं, प्रॉपर प्रोटीन अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रही हैं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम, प्रोटीन ज़्यादा ले रही हैं, तो उन महिलाओं में हरी सब्जी अच्छे ढंग से खा रही हैं, तो उन महिलाओं में देखा गया है कि ये कॉम्प्लिकेशन जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का और दूसरा जो मिनोरेजिया का वो कम डेवलप। हालांकि सोचने में ऐसा नहीं लगता, सोचने में लगता है कि ग्रामीण महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि शहर में जो महिलाएं होती हैं वो कम से कम काम करती हैं। जितनी ज़्यादा बुद्धिजीवी महिला होती हैं वो मेहनत कंपेरेटिवली कम करती हैं और कैलोरी ज़्यादा लेती हैं, तो इसके वजह से उनको ये सब सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है और ये स्टडी में प्रूव भी हो चुका है। तो कई बार लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम जो एडवाइस कर रहे हैं कि आप पैड पहनिए, तो क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं, ये उन लोगों को भी सोचना पड़ता है। क्योंकि आप जो पैड का लीजिएगा तो ये अच्छा खासा नॉन डिस्पोजेबल, ये वातावरण के लिए उतना उचित नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये नॉन डिस्पोजेबल मटेरियल है। इसको ये जो है कि ये गलेगा नहीं, ये जो है कि नॉन रिसाइक्लेबल चीज़ होता है, तो ये कभी कभी आगे चल के ये आपको वातावरण के लिए बहुत बड़ा संकट भी साबित हो सकता है। आप नदी में फेंक दिए, आप तालाब में फेंक दिए, आप कहीं पर भी रख दिए तो जानवर खा गया, तो जानवर के आंत में फंस गया। तो इस प्रकार का, चूँकि वो जानवर जो है उसको लाइक करता है, खासकर डॉग वगैरह, तो उसका जो ये है ब्लड है, तो कभी कभी अगर वो पूरा खा जाता है तो उसके चलते भी उसको भी दिक्कत हो सकता है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं कहा सकता। तो इसीलिए लोग ये भी सोचने लगे कि आखिर हम जो इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो इतना, क्योंकि भारतवर्ष में करीब 355 मिलियन 355 मिलियन पैड एक साल में यूज होता है। तो अगर आप सोचिए एक देश में इतना यूज हो रहा है, तो अगर ये तो अच्छा खासा पॉल्यूशन का कारण बनेगा। तो लोगों ने अब क्या किया है कि ऑर्गेनिक मेथड को खोजना शुरू किया है, और वैसे केसेस में लोग ये कहने लगे हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं कपड़ा यूज कर रही हैं वो कहीं ना कहीं उनका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली डिस्पोजेबल है। मतलब जैसे कि आप अगर कपड़े को, आप एक काम कर सकते हैं, कपड़े को आप धो भी सकते हैं, कपड़े को आप जो है अगर आप उसमें कॉटन भर दिए हैं, आप उसमें गोईठा या फिर काऊ डंग जो है कि वो भर दिए हैं, तो आप गोबर का सुखाया हुआ चीज़ केक भर दिए हैं, तो वो जो है आप काऊ डंग का केक भर दिए हैं बीच में, तो वो सोख लिया, आप उसको फेंक दिए और उसको अच्छे से कपड़े को धो दिए, तो वो कपड़ा भी आपको बार बार यूज होने लायक हो गया और आप इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं किए, क्योंकि आप जो गोबर में खून निकला और उसको आप किसी खेत में डाल दिए तो वो खाद का भी काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप पैड यूज किए, तो पैड में क्या किए, वो जो प्लास्टिक है आप प्लास्टिक सीधे फेंक दिए। अब क्या है कि वो प्लास्टिक जो है वो खाद के रूप में तो यूज नहीं होगा, उसको जला दिया जाएगा, उसको अगर कोई जहाँ तहाँ डिस्पोज कर दिया तो जानवर खा लिया तो उससे नुकसान होगा।
कोई नदी में फेंक दिया तो उससे नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमको ये भी सोचना होगा कि हम अपने पर्यावरण का क्या ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, तो हमको उन लोगों को जो हम ये सोचते हैं कि हम पैड ज़्यादा से ज़्यादा बांट दें, तो ये दृष्टिकोण उतना सही नहीं कहा जाएगा मानवता के नाते, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक दिन में कम से कम 4 से 5 पैड यूज होता है, और समझिए अगर 4-5 दिन मासिक चला तो 20 पैड तो आसानी से यूज हो जाएगा। तो उसका कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कि कंपैरेटिवली इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप आता है, वो कप सिलिकॉन का बना होता है। अब कप जो है वो महिलाएं भी यूज कर सकती हैं जो वर्जिन हैं, जिनका सेक्स का अनुभव नहीं हुआ है, वो जिनका हाइमेन इंटैक्ट है, तो वो भी आसानी से यूज कर सकती हैं। तो वो अलग अलग साइजेज का आता है। 16 ml जो सबसे छोटा साइज का आता है, उसमें 16 ml ब्लड आ सकता है। उसको इतना छोटा समझिए ये रहता है, ऐसे करके वो बेल शेप्ड रहता है घंटी के समान, और उसमें वो फोल्डेबल रहता है। तो आप उसको ऐसे करके मोड़ करके अंदर घुसा देते और वो अंदर जाके खुल जाता और सर्विक्स के मुंह पर जा करके अच्छे से ये लग जाता, फिट हो जाता, और वो आपको 12 घंटे तक आपको रहता है। अब 12 घंटा आप नॉर्मल काम कीजिए, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो कलेक्ट होता है, और वो फिर जा करके एक जगह निकाल दीजिए। आप उसको मन है तो किसी खेत में फेंक दीजिए ताकि वो खाद का काम करे, या नहीं तो आप सीधी बेसिन में डाल दीजिए और उसको धो दीजिए, और उसको ये अच्छे से धो दीजिए, और फिर आप दोबारा यूज करना है तो उसको पानी में, खौलते हुए पानी में 5 मिनट रख करके उसको ये सैनिटाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ता है वो कप यूज करने में, लेकिन अगर आप चाहें तो कप यूज कर सकते हैं। बहुत महंगा कप भी नहीं आता है, 2-3 कप का दाम करीब 300, 500, 600 रुपया में आता है। तो अगर देखिएगा तो उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बार यूज हो जाता है और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये एक ढंग से देखिएगा तो ये ज़्यादा उचित है। दूसरा चीज़ है टेम्पून को भी कुछ लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली वेजाइना में जा कर के वो बेसिकली एक इस साइज़ का रहता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल रहता है, इस साइज़ का रहता है, वो जा कर के अंदर वो डाल दिया जाता है। उसमें कभी कभी पकड़ने वाला भी रहता है या फिर सीधी रहता है। तो आप पकड़ने वाले में प्लास्टिक रहता है, ऐसे तो बिना प्लास्टिक का भी आता है। तो वो सीधे आप डाल दीजिए, वो सोख लेता है और सोख के फूल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं सोख पाता है इन कंपेरिजन टू कप ज़्यादा कलेक्ट करता है इन कंपेरिजन। इसलिए कप जो है, आप हो सकता है कि टेम्पून यूज कीजिएगा तो एक दिन में 4-5 टेम्पून लग जाए, लेकिन अगर आप कप यूज कर रहे हैं तो 12 घंटा एक कप काम कर जाएगा। और जो है कि ये टेम्पून में एक और दिक्कत है कि टेम्पून अगर आप रेगुलर यूज कीजिएगा तो उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने का खतरा रहता है, जिसमें कि इन्फेक्शन फैल जाता है, कुछ स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं जो टॉक्सिन निकालते हैं, और ये जो है कि ये खून में अंदर जा कर के वो आपको कभी कभी शॉक भी करा देता है, सेप्टिसेमिक शॉक हो जाता है, क्योंकि जो है कि वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए इन्फेक्शन जो है अंदर तक चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, उसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी होने का महिलाओं में डर रहता है। तो वो वैसे केसेस में टेम्पून के साथ ये दिक्कत है। तो जो भी टेम्पून यूज करते हैं उनको वो बार बार उसको हर 3-4 घंटे पे चेंज कर देना चाहिए। तो ये तो हुआ क्यों आखिर इसका जरूरत पड़ा, क्योंकि महिलाएं अब पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं। तो अब उनको किसी भी चीज़ के लिए ये कहना कि भाई आपको मेंसेस चल रहा है आप काम नहीं कीजिए, ये उनके अधिकारों की अवहेलना हो जाएगी। इसलिए उनको हर वो काम जैसे वो कर सकते हैं, मनुष्यता का एक कर्तव्य है कि उनको हर वो चीज़ प्रोवाइड किया जाए ताकि वो जीवन में खुल के अपने इच्छा अनुसार पूरी भागीदारी के साथ हिस्सा ले सकें। तो इसीलिए ये अलग अलग चीज़ मानव जाति खोज के लाया है, जो कि अभी मनुष्यता के लिए अपरिहार्य है, और ये पुरुषों को भी समझने की आवश्यकता है। ये इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि एक पुरुष होकर के एक पुरुष डॉक्टर क्यों बना रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर वीडियो, ये हिचक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कोई अगर एक पुरुष, जैसा कि मैंने बताया कि अनेक प्रकार के स्त्रियों से एनकाउंटर होता है अपने जीवन में, तो आपको कभी कोई आपकी बेटी पूछ सकती, आपकी पुत्री पूछ सकती, आपकी सिस्टर पूछ सकती, आपको कभी कभी किसी के लिए कुछ लाना पड़े तो आपको झिझक ना रहे कि भाई पैड लाना है, तो आपको पता रहे कि उनको क्या दिक्कत हो रहा है। तो आप उनको अतिशय तंग ना करें कि भाई अब अगर उनको दिक्कत है तो आप फरमाइश कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं घर में बना, ये क्यों नहीं घर में बना। तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि
आप उनको भी दुख तकलीफ उनका भी समझना होगा कि भाई उनका भी एक जीवन है और उस दौरान उनको थोड़ा एकांत में रहने का भी ये होता है, क्योंकि जो स्त्रीत्व जो होता है, जो नारीत्व होता है, तो नारीत्व का अलग अलग घड़ी है। जब बेसिकली प्रकृति ने बनाया है कि जो ड्यूरिंग मेंसेस वो अपने आप में डूबना चाहती है, क्योंकि एक ढंग से देखिएगा तो एक बीइंग ए स्त्री उसको एक धक्का भी लगता है कि हमारा गर्भ नहीं ठहरा, तो उससे वो उबरती है उस दौरान, ये भी एक फैक्ट है। सो ये भी कुछ लोग विचारक लोगों ने ये भी कहा है कि इस दौरान उनको अकेले छोड़ दिया जाता है। अपने आप से बात कर कीजिए, अपने आप से सोचिए कि अब आप जो है कि एक दूसरे को जन्म देने लायक बनने जा रहे हैं, तो जो है कि आप उसके हिसाब से मेंटली भी तैयार हो सकें। तो इसीलिए ये, और ऐसा सर्वे में आया है कि करीब करीब 80% फीमेल को जो पहली बार जो ये लड़कियों को जो होता है स्कूल गर्ल्स को जो मेंसेस शुरू होता है, मेनार्की शुरू होता है, तो उनको 85% को इसका आइडिया नहीं रहता है। तो ये टीचर्स का या फिर जो भी पेरेंट्स का एक कर्तव्य होता है कि यदि आपके बच्चे की आपकी बच्चियों का उम्र अगर 10-12 साल होने लगा तो आप उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि देखो बेटा ऐसा हो सकता। तो इसमें किसी ढंग से कोई घबराने की बात नहीं है, और अगर कुछ भी हो तुरंत जो है कि फील फ्री टू कॉल। अगर घर में माँ उपलब्ध नहीं है तो आप अपने पिता को बताइए, अपने भाई को बताइए कि भाई ये चीज़ ला दीजिए, और वो चीज़ अगर उस उम्र में हो जाए तो घर में हमेशा रखिए ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये, और कहीं भी ये बोलने से अगर मान लीजिए स्कूल्स में शुरू हो गया तो बोलने से हिचकना नहीं चाहिए कि भाई हमको ये शुरू हो गया है, तो नहीं तो आप हिचकिएगा, बोलिएगा नहीं तो फिर कोई आपको मदद नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्वच्छ भारत अभियान बनाया है उसमें इसको भी डाल दिया है, कैसे पैड का सही ढंग से डिस्पोजल और उसका ये, तो इसीलिए सब लोग जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेंगी तो फिर ये। और एक और एस्पेक्ट जो सामान्यतः कोई चिकित्सक डील नहीं करते, ज़्यादातर जो भी इस पर बनाते हैं वीडियो फीमेल चिकित्सक, वो इस मुद्दे को नहीं उठाते कि हम लोग समझते हैं कि क्या वो गंदा है, नहीं, जो बेसिकली वो होता किस चीज़ से बना, उसमें ब्लड रहता है और डेसिडुआ रहता है, यानी कि इंडोमेट्रियम का टिश्यू रहता है। जो आपका गर्भाशय का जो अंदर कवर का वो टिश्यू रहता है जो कि उसमें निकलता है। करीब करीब उसमें 1078 प्रकार का प्रोटीन होता है, और जो है कि डेसिडुआ में अलग प्रोटीन होता है, और ये बेसिकली इसमें कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये बहुत अच्छे मात्रा में पोटासियम भी होता है। तो बेसिकली ये खाद के रूप में भी यूज हो सकता है। तो बहुत देशों में ये मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को बहुत अच्छा खाद माना जाता है, तो उसको आप खाद के रूप में, इसलिए अगर आप कप यूज करते हैं और उस सब को कलेक्ट करते हैं तो उसको अगर किसी खेत में डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा, या फिर अगर आप कोई गमला रोपते हैं तो गमला में भी डाल दीजिएगा तो वो भी खाद का काम करता है, क्योंकि रीयूज करना होगा। और बहुत सारे जो है कि वैज्ञानिकों ने उसमें स्टेम सेल भी होता है, तो उस स्टेम सेल को यूज करके बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी लोग उसको यूज करने में दिलचस्पी बढ़ाए हैं, क्योंकि बेसिकली वो ह्यूमन टिश्यू है, उसमें डीएनए है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और मनुष्य जाति धीरे धीरे उसको यूज भी करेगा। और जो है कि अभी तो एक केस आया था जिसमें कि हांगकांग में एक जो काम करती थी महिला, वो किसी रेस्टोरेंट में, वो क्या कि उसका जो मालिक था उसको बहुत डांटता था, तो उसको कोई बताया कि शायद अगर तुम अपना मेंसेस को वो उसको रोज़ का रोज़ पिलाओगी तो वो तुम्हारे प्रति कम गुस्सा करेगा। ऐसे भी लोग मिथ हैं, मिथ तो अनेक प्रकार के हैं। तो वो उसके ये सूप में उसको डाल देती थी, बाद में वो पकड़ा गया मामला, तो हाईलाइट हुआ, उसको सजा भी हुआ। लेकिन लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं, इस प्रकार के भी टैबू हैं कि लोग इस प्रकार से भी सोचते हैं उसको। तो ये सब सोचने समझने की आवश्यकता है कि अगर हम पैड ऐसे ही डिस्पोज कर दिए जहाँ तहाँ, उसको अगर डॉग खाता है और कभी गलती से वो सब भी चीज़ खा गया जो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उस ह्यूमन टिश्यू को देख के वो अट्रैक्ट होता है और उसको लजीज लगता है, वो अपना खाता है, तो वो जो है वो कभी कभी वो पूरा पैड न खा जाए, उसके वजह से उसको दिक्कत हो सकता है। तो हमको ये सोचना होगा कि कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज करें, ऑर्गेनिक पैड को यूज करें, ऑर्गेनिक जो है कि चीज़ को यूज करें। और जो इसमें इन्फेक्शन हमको क्यों फैलता है,
क्योंकि हम अपने भोजन पर ध्यान नहीं देते। देखिए, चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें कुछ लैक्टोबैसिलस नामक नॉर्मल बैक्टीरिया होता है जो कि वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं फैलने देता। तो इसका स्तर गड़बड़ हो जाएगा, खराब बैक्टीरिया भी ज़्यादा बढ़ जाएगा यदि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगिएगा। इसीलिए अपने भोजन में ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च उतना ही लीजिए, करीब करीब 50-60% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। अगर एक आदमी जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता उसको 1500-1600 कैलोरी चाहिए, और आप जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से अगर आप दिन भर में 400-500 कैलोरी जला रहे हैं तो 1500-500 जोड़ दीजिए, करीब करीब 2000 कैलोरी चाहिए। उस 2000 कैलोरी में आपको ज़्यादा 900 से 1000 कैलोरी या फिर ज़्यादा 1100 कैलोरी आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट से, और बाकी कैलोरी आपको प्रोटीन और जो है कि फैट से, फाइबर से लेना है। इसलिए हरी सब्जियां जम के खाइए, और दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, 1 से 2 घंटा रोज़ टहलिए। मासिक के दरमियान भी आपको अपना एक्सरसाइज, अपना मेहनत, अपना योगा नहीं छोड़ना है, तो आप उस दौरान होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं। खासकर अगर टाइम यूज करते हैं तो यूज करते हैं तो ज़्यादा देर तक अंदर नहीं छोड़ें, और नहीं तो फिर उससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने का खतरा रहेगा। और अगर कुछ भी आपको अगर वैसा लगता है तो फिर ज़रूर अपने संबंधित चिकित्सक से मिलना चाहिए। और अगर उस एरिया के चमड़े में आपको कुछ असामान्य दाना या फिर कुछ ऐसा दिखे तो वैसे केसेस में चर्म रोग चिकित्सक से भी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगी वो उस दाने को नहीं पहचान पाएँ कि वो मोलस्कम है, वायरल इन्फेक्शन है, कि वो वार्ट है, कि वो स्कैबिज का दाना है, कि वो बॉयल का दाना है। ये भेद करना कि वो सिंपल सीवेसियस सिस्ट है, तो ये सामान्यतः चमड़े के जो डॉक्टर होते हैं वो ये सब चीज़ पकड़ने में ज़्यादा विशेषज्ञ होते हैं। तो अगर आपको जेनिटल एरिया में कुछ भी इन्फेक्टिव डिजीज जैसा लगे तो आप चर्म रोग विशेषज्ञ से भी बखूबी मिल सकते हैं। वो भी, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी ट्रेनिंग, एसटीडी, स्किन एंड एसटीडी पूरे का ट्रेनिंग मिलता है। तो इसीलिए आप अपने चर्म रोग चिकित्सक से भी जाके मिल सकते हैं। आप अगर स्त्री हैं तो जाहिर सी बात है, और अगर ट्रीटिंग डॉक्टर मेल है तो आप किसी और फीमेल अटेंडेंट के साथ जा कर के उनसे मिल सकते हैं, और जो है कि उस एरिया का फ़ोटो खींच करके उनके पास ले जा सकते हैं, और फ़ोटो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये इस ढंग से तो मत लीजिए कि आप बिल्कुल छुपा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, कि हम अगर पैड खरीदने गए दुकान में तो हम बोल रहे हैं कि काला रंग का पैकेट में दे दो। ये उचित नहीं है, आज के ज़माने में ये उचित नहीं है। आप कि सोच रहे हैं कि बगल में पुरुष भी ग्राहक है, हम कैसे खरीदें, ये उचित नहीं है। हमको इतना तो कम से कम फील फ्री होना चाहिए कि भाई हमारे घर में जो भी महिलाएं हैं उनकी ज़रूरतों को, हम उनकी ज़रूरतों के प्रति हमको संवेदनशील होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरत है तो हमको खुद ही ऑफ़र करना चाहिए कि क्या हम ला दें। हो सकता है वो नहीं बोलें क्योंकि वो आपसे नहीं बोलना चाहेंगी। अगर उनकी माँ उपलब्ध नहीं है और आप फादर हैं तो हो सकता है वो आपसे डिस्कस ना करें, और इसी बीच में वो अपने से कुछ घरेलू चीज़ कर ले और उससे उसको इन्फेक्शन पकड़ ले। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप उनसे डिस्कस कीजिए, आप उनको बोलिए कि बेटा इसमें शर्माना नहीं है। आपकी अगर कोई बच्ची है तो उनको भी शुरू से ट्रेनिंग दीजिए कि ये सब चीज़ डिस्कस करना चाहिए, और इसको छुपाना नहीं चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि केवल माँ को, अपने पिता को भी ये सब बताना चाहिए। तो फिर ये, तो इसीलिए आज का जो ये दिन है 28 मई, बेसिकली ये यही सब जानने के लिए है। तो यही जागरूकता फैलाना हमारा मकसद था। तो ये सब चीज़ को समझिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि नीचे वाले रास्ते में इन्फेक्शन तभी होगा जब आप एक्सेस चीनी खाइएगा, जब आप ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, जब आप चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठे फल का जूस, मैदा का सामान, समोसा, पिज्जा, चाउमीन, आम, केला, जामुन, ये सब अगर आप ज़्यादा खाने लगिएगा ड्यूरिंग मेंसेज तो आपको इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना चीनी आप खर्च नहीं कर पाइएगा। तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो उस एरिया का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगा, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो अगर आपके वेजाइनल सिक्रीशन में ज़्यादा मात्रा में चीनी छिड़का जाएगा तो हाँ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि इन्फेक्शन नहीं पकड़े तो आप प्रोटीन बढ़ा दीजिए। 3 कटोरा गाढ़ा दाल कम से कम मासिक के दौरान जरूर पीना चाहिए। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग जरूर खाइए। 10 से 15 पीस सोयाबीन का बड़ी रोज खाइए, और अंडा 2 रोज खाइए। 1 से 2 घंटा रोज टहलिए। डाइट पर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तभी इन्फेक्शन पकड़ेगा। डाइट पर अगर ध्यान दिए हुए हैं तो अगर आप कपड़ा भी यूज कर रहे हैं तो उससे कोई इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। ये अलग बात है कि आपको अंदर से खराब लगेगा
कि हम कपड़ा अगर लगाए हुए हैं तो कहीं ये स्टेन नहीं कर दे, कहीं पर बाहरी कपड़ा में दाग न लगा दे, ताकि जो बाकी लोग जो हमको देख रहा है वो हमको दूसरे निगाह से न देखने लगे, हमसे घृणा भाव से न देखने लगे। इसीलिए महिलाएं सतर्क रहती हैं, इसीलिए वो कहीं जाना नहीं चाहती हैं इस दौरान। तो अगर हमको कोई महिला अपने जो कलीग हैं या फिर ऐसे में कभी ऐसा दिखता भी है तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये एक पुरुष के नाते हमको इतना तो कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहिए, इसको हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए, इसको चर्चा का विषय ही नहीं बनाना चाहिए, और हमें हर समय मदद पहुंचाना चाहिए, जहां भी हो सके ये जो है कि मदद हमको करना चाहिए। और खान पान पर ध्यान रखें। ड्यूरिंग मेंसेस जो है कभी भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लें, मीठे फल का जूस नहीं पिएं, ये सब आपको नुकसान कर सकता है। दाल जम के पिएं, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाएं, शुद्ध चने का गाढ़ा सत्तू घोर के पिएं और रोज़ टहलें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। लेकिन कभी भी घबराएं नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं समझें। ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल स्त्रीत्व का लक्षण है। आप इस पर अहंकार करें, आप इस पर गर्व करें, आप इस पर घमंड करें कि चलो भाई, ये हम जो है, हमको ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है कि हम कुछ रच सकते हैं, एक नया जीवन की रचना हम कर सकते हैं। इतना बड़ा चीज़ हमको मिला है और अब हम उसके योग्य हो गए हैं, अब हम उसके लायक बन गए हैं कि हम एक नए जीव की रचना कर सकते हैं। तो ये अपने आप में सोच के ही बड़ा सुखद अनुभव देता है। तो यही सब बात मैं आपसे कहना चाहता था, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये जागरूकता फैले। नमस्कार, धन्यवाद।